हेलो डियर स्टूडेंट्स। इकोसिस्टम का पार्ट 1 हमने पढ़ा, जिसमें कि किस तरह से इकोसिस्टम की संरचना है, पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार से बना होता है, कौन कौन से इकोलॉजिकल पिरामिड्स है और किस तरह से एनर्जी फ्लो होगा या किस तरह से पिरामिड्स कार्य करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है बायोजियो केमिकल साइकिल्स का है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम पढ़ेंगे बायोजियो केमिकल साइकिल्स के बारे में। क्या होती है बायोजियो केमिकल साइकिल्स? बायोजियो केमिकल साइकिल्स, इन्हें जैव भू रासायनिक चक्र भी कहते हैं, जो एक नेचुरल साइकिल्स या एक पारिस्थितिक तंत्र जो बना हुआ है नेचर में, उनमें कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल, इस तरीके से 4 भागों में हम पढ़ेंगे इन्हें। सबसे पहले बायोजियो केमिकल साइकिल्स को इस फोटोग्राफ के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि किस प्रकार के प्लैनेट अर्थ पर डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, वेजिटेशन किस प्रकार की हो सकती है, और बायोजियो केमिकल साइकिल्स जो है अनवरत चलती रहती है। हम जब कोई प्रक्रिया देखेंगे, कोई भी लिविंग नॉन लिविंग सिस्टम्स, इनके इंटरैक्शंस के बारे में हम इकोलॉजी में स्टडी करेंगे, तो हमारे पास बायोजियो केमिकल साइकिल्स का पार्ट जो है उसमें 3 प्रकार के हो सकते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। कौन कौन से? अवसादी चक्र, सेडिमेंट्री साइकिल्स। सेडिमेंट्री साइकिल्स में हम कहेंगे खनिज तत्वों का बाष्पीकरण नहीं हो पाता है, जैसा कि फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इनमें जलीय विलयन के रूप में भूमि से ही पौधे अवशोषित कर सकते हैं, अतः ये मृदा या स्थलमंडल लिथोस्फीयर से ही प्राप्त होते हैं और वहीं एकत्रित रहते हैं। अब जल चक्र जो है वो वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको इस बारे में बताया गया है कि किस तरह से ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर और जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेट्रिटस जिस प्रकार से यहाँ दिखाया गया है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स अनअवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से है? कोल, ऑयल और पीट। अब किस तरह से इरोजन होता है, फॉसिल्स कैसे, फॉसिल फ्यूल्स का क्या रोल है इसमें, और रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, एक्सक्रीशन, ये सारी प्रक्रियाएं जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिना एनर्जी के या बिना पानी के नहीं चल सकती। फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो अन्न तैयार होता है उसका एसिमिलेशन होता है और फिर वो हमें और अन्य जैविक क्रियाएं करने के लिए उपलब्ध होता है। पौधों के लिए भी यही, किसी भी जीव के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमें कहाँ से मिलती है? अन्न से मिलती है। अन्न या पोषण, पोषण कहाँ से मिल रहा है हमें? प्रोड्यूसर से या ग्रीन प्लांट से, बिकॉज दे आर हैविंग कैपेसिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल। तो इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? एटमॉस्फेयर, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स एंड नॉट अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स। रॉक्स में जो मिनरल्स है वो हमें अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जो मिनरल्स एटमॉस्फेयर, सॉइल और वाटर में वो हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। नाउ कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में क्या क्या देखा जाएगा? कार्बन साइकिल में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.03% है, जो कि कार्बन का प्रमुख स्रोत है, लेकिन सभी कार्बनिक पदार्थों का आवश्यक अवयव या कंपाउंड के रूप में 50 से 250 टन कार्बन जब मिलता है और 5% जीवाश्म ईंधन है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इनके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भी है, और कई सारी कार्बन प्रतिवर्ष जो है 150 टन कार्बनिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाती है। भोज्य पदार्थों के रूप में हम बायोस्फीयर में कार्बन, जैवमंडल में बायोस्फीयर में हमें उत्पादकों द्वारा या उपभोक्ता द्वारा तथा इन दोनों के अपघटन के बाद वायुमंडल में फिर से पहुंच जाता है।
जैसा कि हमने देखा है कार्बन का कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहा है। ऑर्गेनिक कार्बन जो है यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि फॉसिल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर देयर और डेड ऑर्गेनिक मैटर इज़ देयर, वेस्ट प्रोडक्ट्स। यहाँ पर डीके ऑफ ऑर्गेनिज्म हो रहा है। इधर ऑर्गेनिक कार्बन आपको कहाँ, प्लांट को मिल रहा है थ्रू रूट्स, और प्लांट एब्जॉर्बिंग सनलाइट with the help of chlorophyll preparing own food material, that is carbohydrate. Photosynthesis process is here, and carbon dioxide CO2 cycle, again it is circulated in the plant respiration, animal respiration, and this is the likewise cycle. रूट रेस्पिरेशन जो यहाँ पर ओशन भी दिखा रखा है आपको, और ऑटो एंड फैक्ट्री इमिशंस भी दिखा रखे हैं। तो इस तरह से जैवमंडल में जो कार्बन है वो पूर्ण जैवमंडल का कार्बन पौधे उसी रूप में नहीं ले सकते हैं, और उसको लेने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से वो उपलब्ध होता है विघटित होने के बाद ही। अजैविक वातावरण में अत्यधिक मात्रा में अकार्बनिक कार्बन प्राप्त होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त कर ली जाती है। सजीवों द्वारा श्वसन के उपरांत निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मुक्त हो जाती है। फ्यूल में जलने ज्वालामुखी के निकलने वाला धुआं वाहनों को एवं कारखानों से निकलने वाला धुआं वातावरण में CO2 की मात्रा को बढ़ा देते हैं। चट्टानों में कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में मिलता है। ये कार्बन साइकिल यहाँ पर आप और अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कार्बन कहाँ कहाँ से मिल रहा है और किस किस तरह से सेल रेस्पिरेशन में या फोटोसिंथेसिस में किस तरह से डिज़ोल्व होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट किस तरह से बनते हैं, सेडिमेंटेशन ऑफ बायोमास कैसे होता है, और कन्वर्जन ऑफ कोल और नेचुरल गैस कैसे होता है, और कौन कौन से शेल फिश है या और भी हैं, कौन से जीव ऐसे हैं जो कि इसको ले सकते हैं, और इस तरह से ये कार्बन चक्र चलता रहता है। जब मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में मिलता है तो उनकी विदरिंग जब होती है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वर्षा द्वारा वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, और कार्बनिक अम्ल जो है समुद्र में आ जाती है जहाँ अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन होकर कार्बोनेट बन जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन साइकिल के बारे में भी हमने जाना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल एक्टिविटीज़ का भी इन सब चीज़ों पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसका जो पूरा यहाँ पर पिक्चर बताया गया है, इसमें आपको वोल्केनो का डायग्राम दिख रहा है और किस तरह से एसिमिलेशन होता है प्लांट्स के द्वारा, और फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार होगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर देयर, दीज बैक्टीरिया आर इन द सॉइल, रूट्स आर हैविंग रूट नोड्यूल्स। तो अमोनिया जो है, अमोनिया के रूप में अमोनिफिकेशन कैसे होता है या नाइट्रिफिकेशन कैसे होता है, नाइट्राइट्स में रूपांतरण होता है और नाइट्रेट्स में रूपांतरण होता है, उसके पश्चात ही वो प्लांट्स के ग्रहण करने के लिए उपलब्ध होता है। यदि इंडस्ट्रियल कंबशन से कोई गैसोलीन निकल रही है या फिर फॉसिल फ्यूल से कुछ निकल रहा है या डिफरेंट फर्टिलाइजर से हैं, तो नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल एक्टिविटीज़ का इन सब क्रियाओं पर निश्चित रूप से असर होता है। इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल भी प्लांट लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली तो प्लांट्स नहीं ले सकते हैं। नाइट्रोजन का जो है यौगिकीकरण जीवाणु नीलहरित शैवाल भी होते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं, दैट इज़ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल फिक्सेशन। नीलहरित शैवाल, नॉस्टॉक या एनाबिना, इस प्रकार की जो नीलहरित शैवाल है ये सहजीवी भी होती है, कुछ साइकस के साथ भी है, एंथोसिरोस के साथ भी है, और ये सहजीवी जो इनका सहजीविता का जो गुणधर्म है और इसके सहायता से ये जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। मुक्त जीवी या फ्री लिविंग नाइट्रोजन जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है या रोडोस्पाइरिलम है, ये भी अपना इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और सहजीवी या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु जो राइजोबियम है, उसकी कई प्रजातियां जो है लेग्यूम्स में पाई जाती है,
और लेग्यूम्स की जड़ों में हम गांठ के रूप में देखते हैं जिन्हें रूट नोड्यूल्स कहते हैं। और ये रूट नोड्यूल्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल सकते हैं ये और बदल देते हैं, और इस प्रकार से विभिन्न अपचयन या रिडक्शन की क्रियाओं में नाइट्राइट अमोनियम आयन में परिवर्तित हो जाती है और पौधों द्वारा अमोनियम आयन सीधे ही अवशोषित कर लिए जाते हैं, लेकिन दूसरे जीवाणु द्वारा नाइट्रेट में बदल जाते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की या स्वांगीकरण की प्रक्रिया, अमोनीकरण की प्रक्रिया, या किस प्रकार से अमोनिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, ये सब इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है, बताया गया है, स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रहा है। नाउ सल्फर साइकिल, सारी प्रत्येक साइकिल ही इम्पॉर्टेंट है। सल्फर साइकिल, सल्फर साइकिल में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड मिनरल्स जो है, ऑर्गेनिक मिनरल्स, दिस सल्फर डाइऑक्साइड एंड हियर इट इज़ SO2 एंड ऑर्गेनिक सल्फर एंड सॉल्यूशन लीचिंग होती है और फर्टिलाइजर्स के माध्यम से मिलता है। और यहाँ पर कोल में बहुत ज़्यादा आपको पाया जाता है। इधर से इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सल्फेट्स के माध्यम से वाटर सल्फेट्स, डिपोजिशन ऑफ सल्फेट्स हो जाता है, सेडिमेंटेशन होता है रॉक्स, डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स से भी आपको सल्फेट्स में आयरन सल्फेट्स, और जो सल्फेट्स इन द एटमॉस्फेयर है SO2, H2S, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, और ड्राई डिपोजिशन भी होता है और वेट डिपोजिशन भी होता है। तो एसिड रेन भी आप देख सकते हैं, और किस तरह से प्लांट्स के माध्यम से या फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से सल्फ़र की चक्र को गति मिलती है, या किस तरह से वो चल सकता है, आगे बढ़ता है, और किस रूप में सल्फ़र सल्फेट्स के रूप में उपलब्ध होता है। फॉस्फोरस साइकिल, सजीवों की वृद्धि के लिए फॉस्फोरस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड्स, आप जानते हैं ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, NADP, निकोटिनामाइड, एडेनाइन डाइफॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड्स इत्यादि के जो मुख्य घटक है। फॉस्फोरस मृदा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, आयरन फॉस्फेट के रूप में, या एल्यूमिनियम फॉस्फेट के रूप में। चट्टानों के विदरिंग से या अपक्षय से मृदा में फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। अकार्बनिक फॉस्फेट अविलेय रूप में होता है, वो इंसोल्यूबल होता है, जो कि सूक्ष्म जीवों एवं जड़ों के उत्सर्जी पदार्थों द्वारा घुल जाता है तथा पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पौधे कब अवशोषित कर सकते हैं? जब वो घुल जाता है। पौधों में इसे कार्बनिक रूप में बदल दिया जाता है, जहाँ से विभिन्न पोषक स्तरों पे या ट्रॉफिक लेवल्स में चला जाता है। तो यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल्स आपको बता रखे हैं कि किस तरह से फॉस्फोरस की लीचिंग हो रही है फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर से, या कहाँ से मिलता है, रॉक से, सेडिमेंटेशन से, और ये किस तरह से लीचिंग होकर के कौन सी पोषक स्तर पर चला जाता है। यहाँ एल्गी बता रखी है, फाइटोप्लैंक्टन, देन दीज आर द फॉस्फेट टेकन बाय द प्लांट्स फिक्स्ड इनटू ऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्लांट बायोमास, and then it is feeding by heterotrophs, again cell respiration, and this phosphate is excreted, और फर्टिलाइज़र के रूप में एग्रीकल्चर में भी काम आ रहा है, एंड माइनिंग ऑफ फॉस्फेट रॉक भी होती है, यहाँ से भी वो सेडिमेंटेशन होकर के आपको फॉस्फोरस रॉक के रूप में मिलता है। इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों वर्ष लग जाते हैं, और फर्टिलाइज़र की लीचिंग होकर के भी फॉस्फेट के रूप में वो सॉइल में है और प्लांट्स के लिए उपलब्ध फॉस्फेट के रूप में हो सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट फॉस्फोरस जो है साइकिल भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, और इस प्रकार से हम जान पाते हैं कि सभी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का अपना महत्वपूर्ण योगदान है नेचर में, या रोल है, भूमिका है उनकी। Thus, all the natural biogeochemical cycles are very important for plant life as well as all organisms on the earth planet.
The ecological balance is maintained naturally through all interactions of living and non-living systems. Each and every entity has important role to play. If any intricate link is broken, the whole ecosystem will collapse. So in each ecosystem, every biogeochemical cycle or every entity or every unit is important, and that's why the whole ecosystem is stable when there is a great diversity. The more the diversity, the more the ecosystem will be, the more the stability. Thank you. If you have any queries, you are free to ask. Thank you so much. You can subscribe CC Raj JDB GGC Kota. Thank you.